नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, कोई 3 साल ही पुरानी है, बहुत पुरानी भी नहीं है। लेकिन इसका फैसला अभी हाल फिलहाल का है। कहानी ज़रूरी है आपका जानना, क्योंकि हुआ ही कुछ इस तरह था। बात थी 3 अप्रैल 2023 को। छत्तीसगढ़ में कबीर धाम एक जगह है। तो कबीर धाम में 3 अप्रैल 2023 को एक बारात बहू को लेकर आई थी। और फिर जो वहाँ के रीति रिवाज हैं उसके हिसाब से बहू फिर अपने मायके चली गई थी। और शादी के बाद का जो दिन होता है उस तरह वहाँ सभी रिश्तेदार थे। और उसी समय जो गिफ्ट शादी में आए थे उनके खोलने, उनको लिखने, क्या मिला था, किसके नाम से था, ये सब लिखने का कार्यक्रम चल रहा था। लोग जो उपहार आए थे उनको व्यवस्थित कर रहे थे, कपड़े एक तरफ, जैसे सब जगह होता है, सभी शादियों के बाद होता था। तो उसी में एक होम थिएटर पैक किया हुआ गिफ्ट की शक्ल में, गिफ्ट पैक जैसा, जैसे वो नीले हरे लाल चमकीले कागज़ों में लपेट के और उसमें कुछ फीता सा बांध के कार्ड लगा के, इस तरह का एक होम थिएटर गिफ्ट में रखा हुआ था। बाकी सामान खोलने के बाद होम थिएटर का भी नंबर आया। तो दूल्हा था, दूल्हे का भाई था और परिवार के 4-6 लड़के थे। वो सब उसको उन्होंने खोला, देख के खुश हुए कि ये होम थिएटर है। जल्दी जल्दी, दूल्हे का नाम हेमेंद्र था, हेमेंद्र ने उसको, जो उसमें एक छोटा सा ब्राउशर होता है जिसमें लोग जिसको देख के उसके सर्किट को जोड़ते हैं, तो हेमेंद्र ने ही खुद उसके सर्किट को जोड़ा। और जोड़ के उसके तार को जैसे ही प्लग इन किया और उसे स्विच ऑन किया, एक बड़ा ज़बरदस्त धमाका हुआ। वो कमरा, उसके बगल का कमरा, उसके बगल का घर, ये सब हिल गए। उस कमरे में गिफ्ट का जितना सामान था वो सब तितर बितर हो गया, जल गया। गंभीर घटना थी। हेमेंद्र की लगभग मौके पर ही मौत हो गई। और उसके साथ जो लड़के जो गिफ्ट को व्यवस्थित कर रहे थे, सब रिश्तेदारों के ही लड़के थे। शादी में सब आए थे। बारात एक दिन पहले आई थी। तो बारात बहू को लेकर लौटी थी। और फिर वही धीरे धीरे लोगों का हिसाब किताब, शादी के खर्चे, गिफ्ट, इन सब का काम शुरू होता है। तो उसमें जो लड़के आए थे वो सब घायल हो गए। 6 लोग उसमें घायल हो गए, जिसमें हेमेंद्र का भाई यानी दूल्हे का भाई राजकुमार मेरावी भी था। बाद में उसकी भी अस्पताल में मृत्यु हो गई। खैर, तुरंत पुलिस बल आ गया। लोकल थाने के इंस्पेक्टर के साथ फिर धीरे धीरे एसएसपी आए, एसपी सिटी आए, सर्किल ऑफिसर आए, सब आए, क्योंकि घटना बड़ी थी। तो फिर पुलिस ने अभी जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले लोगों को प्राइमा फेसी वहाँ पहुँचने पर एक तो हल्की हल्की बारूद की महक भी आई। दूसरे जो लोग बच गए थे, जो घायल थे, उन्होंने बताया कि जो होम थिएटर आया था इसकी सर्किट को जोड़ के उसको गाना सुनने की चाहत में कह लें, या बच्चे हैं और कोई गिफ्ट इस तरह का आया है तो उसको देखने की या उसमें सॉन्ग सुनने की कि कितनी आवाज़। होम थिएटर का ये है कि इतना तेज उसमें से आवाज़ निकलती है, उसकी पिच इतनी तेज होती है कि वो थरथराहट सी कमरे में होती है। क्रेज़ है बच्चों में, तो बहरहाल उसी क्रेज़ की वजह से वो लोग देख रहे थे उसे। तो ये बात सब पुलिस को बताई गई। तो इस निष्कर्ष पे पुलिस पहुंची कि जो कुछ भी हुआ है इसी होम थिएटर में ही हुआ है। तो खैर, घायलों को सबसे पहले रेंगाखार सरकारी अस्पताल ले जाया गया और ज़्यादा गंभीर हालत होने के कारण उन्हें कवर्धा रेफर कर दिया गया। मैंने आपको बताया कि ये कबीर धाम, छत्तीसगढ़ के कबीर धाम जिले की बात है। इलाज के दौरान हेमेंद्र के भाई राजकुमार मेरावी की भी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि उनके जो बच्चे रिश्तेदार जो इसमें घायल हुए थे, शिव, सूरज, दीपक, शेर सिंह और सौरभ, उनका फिर 2-3 दिन में जब वो
ठीक हुए, थोड़ा सा बोलने लायक हुए, तो उनका फिर मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। मौका विजिट करने वाले पुलिस वालों ने बताया था कि ब्लास्ट इतना तेज था कि हेमेंद्र का कमरा, उससे लगा हुआ दूसरा कमरा भी क्षतिग्रस्त हो गया। प्लास्टर्स उखड़ गए उन दोनों कमरों के। टीवी, कूलर, बर्तन, ड्रेसिंग टेबल, पलंग, गद्दे, ये सब जो शादी में मिले थे, उसमें कोई भी वस्तु साबित नहीं बची। कम्युनिटी में मैं फ़ोटोग्राफ डालूंगा, आप देखिएगा किस तरह से तहस नहस हो गया था वो कमरा जहाँ शादी में मिले सारे गिफ्ट। और जब बारात लौट के आती है तो लड़की यानी दुल्हन के घर पे भी बहुत ढेर सारा सामान दिए जाने का रिवाज है। तो खासकर उसमें जैसे पलंग है, टीवी है, ये लगभग लगभग हर स्तर की शादियों में लोग बेटी की शादी में बेटी के साथ भेजते हैं। वो सब कुछ उसी कमरे में रखा था और कुछ भी बचा नहीं। खैर, पुलिस फॉरेंसिक की पूरी टीम पहुंच गई और बारीकी से उसने घटनास्थल को खंगालना शुरू किया। वहाँ खून से लगी हुई जो भी सामान जिनमें खून लगा था, वो साधारण मिट्टी, बिजली के तार, इलेक्ट्रॉनिक और धातु सामग्री, प्लास्टिक के डिब्बे, अलमारी के टुकड़े और होम थिएटर के कॉटन का बॉक्स भी सील बंद करके उसे पुलिस अपने साथ जांच के लिए ले गई। जांच के दौरान मैंने आपको बताया कि वहां पहुंचते ही बारूद की गंध वाली मिट्टी मिलने की बात भी सामने आई। यानी बारूद की गंध उसमें थी, लेकिन उसमें कुछ मिट्टी का अंश भी था। तो इससे ये साफ लग रहा था कि ये सिर्फ मामला खराब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, यानी वो जो होम थिएटर था, प्राइमा फेसी यही लगा घर वालों को भी और पुलिस को भी कि ये जो होम थिएटर जो लाया गया था, संभवतः इसी में कोई इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी थी, सर्किट की कोई गड़बड़ी थी और किसी चीज़ से इग्नाइट होकर इतना बड़ा धमाका हुआ। लेकिन जैसे जैसे बारूद से लगी हुई मिट्टी, बारूद की दुर्गंध और उसमें से छिटके हुए कण, इनको जब देखा गया तो बात ये समझ में आई कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की गड़बड़ी का मामला नहीं है। सवाल तब पुलिस के दिमाग में आया कि होम थिएटर के अंदर क्या जानबूझकर कुछ ऐसा रखा था जो स्विच ऑन होते ही सक्रिय हो गया। लेकिन पुलिस को ये पता लगाना उसी समय फिर शुरू हुआ, सभी होम थिएटर कहाँ से आया था। लड़की के घर से आया था या आपके जानने वालों ने, किसी ने, लड़के की तरफ वाले ने ये दिया था, कहाँ से आया था। जब तक ये पता नहीं लगेगा तब तक ये नहीं पता लग सकता कि क्या इसी तरह के दूसरे होम थिएटर के पीस उस दुकान पर और तो नहीं रखे हैं जिनकी जांच पड़ताल कर ली जाए और ये साबित हो सके कि उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की वजह से ये घटना हुई है। खैर, पुलिस इसकी जांच पड़ताल करते करते थोड़ा आगे बढ़ी तो पता लगा कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में 31 मार्च 2003 को हेमेंद्र मेरावी की शादी बालाघाट के छपला गांव की निवासिनी ललिता धुर्वे से हुई थी। बात थी 31 मार्च को, घटना हुई है 3 अप्रैल को। 1 अप्रैल को वहीं चमारी में रिसेप्शन हुआ जिसमें ललिता के मायके पक्ष के बहुत सारे लोग शामिल हुए थे और वहाँ भी बहुत ढेर से गिफ्ट जो मिले थे वो बहू के साथ ही ससुराल जाने वाले जो गाड़ी थी उसमें रख दिए गए थे। रिसेप्शन के बाद रस्म के अनुसार ललिता अपने परिवार के साथ मायके चली गई। यानी ये बात हुई 31 मार्च 2023 की। उसके कुछ दिन बाद कहा यह जाता है कि एक बार मायके चली जाएगी और हफ्ते भर बाद, आजकल तो पंडित जी ने उनका शॉर्टकट भी निकाल रखा है कि शादी के मंडप से वो अपने घर चली जाती है या उसी होटल के किसी कमरे में चली जाती है, फिर उसी दिन सवेरे उसकी विदाई होती है। रस्म के अनुसार शादी वाले दिन ही विदा नहीं होती लड़कियां, वो पहले ससुराल में अपने मायके में जाती हैं, फिर वहाँ से गौना जिसे कहते हैं, गौना वो 1 घंटे में भी हो सकता है और कहीं कहीं जब बाल विवाह होते हैं तो वो पहले, तीसरे, 5वें अथवा 7वें साल में होता है। लेकिन अब तो
बाल विवाह की प्रथा बंद हो गई है, वयस्क शादियां हो रही हैं, लेकिन फिर भी इस जो अ, अ, जो रस्म है इसका पालन किया जाता है कि शादी के थोड़े दिन बाद, थोड़ी देर बाद या थोड़े दिन बाद ही गवना लिया जाता है। तो उसको जब वो चली गई तो उसको उसी हफ्ते में वापस ससुराल लौटना था, लेकिन इसी बीच में 3 अप्रैल को उसके ससुराल में उसके पति के साथ धमाके वाली ये घटना हुई थी। खैर, पुलिस ने जांच पड़ताल में ललिता के घर में जाकर एक एक चीज़ का महिलाओं से ये पूछताछ की कि ये होम थिएटर किसने दिया था। तो खैर, दुल्हन के मायके वालों ने शादी में दिए हुए उपहारों की लिस्ट भी दे दी, वो भी दे दिया। लगभग सब जगह जो उपहार आते हैं उनको एक डायरी में या रजिस्टर में या कॉपी में लोग लिख लेते हैं। ये काम महिलाओं का ज़्यादा होता है, और जो लोग नेक देते हैं रुपए पैसे का, वो पुरुष लिफाफा अपना खोलते हैं, कितना पैसा आया, किसके नाम, लिफाफे में किसका नाम लिखा हुआ है, ये वहाँ पर लिख लेते हैं। तो खैर, पुलिस का टारगेट था कि होम थिएटर किसने दिया है। तो खैर, ये तय हो गया कि मायके वालों ने, यानी ललिता के घर वालों ने, ये होम थिएटर नहीं दिया था। हर तरह से पूछताछ हुई, घर में जिन लोगों को ये काम सौंपा गया था उनसे बात हुई, जिन जिन लोगों के नाम लिखे हुए थे कि इन्होंने ये दिया है, तो बर्तन का सेट दिया जाता है, तमाम तरह के दिए जाते हैं, उनका नंबर था घर वालों के पास, उनसे पूछा गया तो सब ने वही जो कुछ नोट था वो सही सही बताया, लेकिन होम थिएटर देने की बात नहीं पता लगी। और ये पुलिस ने भी तय कर दिया कि होम थिएटर लड़की के मायके से नहीं आया था। अब पुलिस फिर वापस ससुराल में, या जहाँ पर यह धमाका हुआ था वहाँ आ गई, और फिर ये कोशिश की गई कि कि ये होम थिएटर आया कहाँ से, होम थिएटर के को देने वाला कौन था, ये गिफ्ट किसने दिया था। पुलिस ने एक दूसरा रास्ता अपनाया। होम थिएटर का जो बॉक्स, जिस बॉक्स को अनबॉक्स करके होम थिएटर निकाला गया था और ब्लास्ट हुआ था, वो पुलिस के कब्जे में था। पुलिस ने उससे पता लगाने की शुरू की। जो उसका मेक होता है, जो उसमें नंबर होते हैं, वो सब ऊपर ही चिपके होते हैं, और ख़ासकर वो हल्के प्लास्टिक के होते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा उनका नुकसान नहीं होता पानी में या फिर आग इत्यादि लगने में। खैर, पुलिस ने उसको पता करते करते ये पता लगा कि ये बालाघाट को इशू हुआ था। ये कंपनी से जब ये इशू हुआ होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो बालाघाट के जो रिटेलर है उसके यहाँ तक पुलिस पहुँच गई। तो बालाघाट के मड़ई इलाके की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से इसी तरह का होम थिएटर खरीदा गया था, क्योंकि तमाम चीज़ें उसमें ब्लास्ट से नष्ट हो गई थी। लेकिन जितना पता लगा था उससे ये पता लगा कि बालाघाट का जो उनकी एजेंसी थी, कंपनी ने बालाघाट को सप्लाई किया था। अब बालाघाट के उस मेन एजेंसी से किन किन दुकानों में गया, पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। खैर, पुलिस ने दुकान से जुड़े हुए सारे रिकॉर्ड इकट्ठा किए, और ये भी पता लग गया कि होम थिएटर की खरीद के लिए ऑनलाइन भुगतान किया गया है। तो दुकान के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए गए, तो वो होम थिएटर ले जाने वाले शख्स की शक्ल भी उस सीसीटीवी फुटेज में आ गई। आगे जब पुलिस इस जांच में आगे बढ़ी तो उसने ये बताया कि साहब, ये किसी गिफ्ट में दिया जाना था, और गिफ्ट की पैकिंग बगल वाले दुकान से की जाती है। वो स्टेशनरी की दुकान थी। पुलिस को वहाँ जाकर जब जांच पड़ताल की तो उन्होंने कहा, हाँ, एक होम थिएटर के गिफ्ट की पैकिंग मैंने शादी में गिफ्ट पैक देना है इस लिहाज से कराया था। स्टेशनरी की इस दुकान की सीसीटीवी को भी खंगाला गया, तो वही शख्स जिसने बगल की दुकान से ये मतलब ले गया था, वो ऑनलाइन पेमेंट हुआ था और फिर ले गया था, और वही शख्स उसकी शादी की तरह पैकिंग कराने के लिए बगल की दुकान में, स्टेशनरी की दुकान में गया था। दोनों ही व्यक्ति एक था। अब उसकी पहचान की प्रक्रिया शुरू की गई, तो पता लगा कि इसका नाम संजू मरकाम है, और फिर ये एक दूसरे से कड़ियाँ जोड़ने लगी
कि एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से खरीदारी, दूसरी दुकान से गिफ्ट पैकिंग। फिर अब सवाल ये था कि ये गिफ्ट पैक वहाँ से पैक करा के शादी वाले घर तक कैसे पहुँचाया गया। पुलिस को अब इसी आदमी की तलाश थी, सूरज उर्फ संजू मरकाम इसकी तलाश थी। पुलिस जब इसकी तलाश में इसके गांव पहुंची तो वो गांव में मौजूद नहीं था। खैर, पुलिस को और शक उसका पुख्ता हो गया। लोगों ने बताया कि 2 दिन से अपने यहाँ नहीं आया है पुलिस और गायब हो गया है। तो फिर पुलिस का शक और पुख्ता हुआ कि जो शख्स सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है वो यही शख्स है और संभवतः इसी की जानकारी में सब कुछ है, इसीलिए ये घर छोड़कर भाग गया है। खैर, पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो 31 मार्च को ये शादी थी, मैंने आपको बताया। और पुलिस ने फिर संजू मरकाम के कॉल डिटेल्स को, उसके मोबाइल फ़ोन मिल गया घर जाने पर, और उसकी कॉल डिटेल की जब एनालिसिस पुलिस ने शुरू की तो ये देखा कि 31 मार्च 2023 को इसी व्यक्ति ने मृतक दूल्हे हेमेंद्र के मोबाइल पर फ़ोन किया था और लंबी बातचीत हुई थी। तब फिर हेमेंद्र के मोबाइल की भी जांच जब शुरू हुई तो ये पता लगा कि इस व्यक्ति ने, संजू ने 2-2, 3-3 दिन के अंतराल पर कई कॉल हेमेंद्र को की थी। फिर लास्ट बात इनसे हुई थी वो शादी वाले दिन हुई थी और 3 दिन बाद ये धमाका हो गया। फिर पुलिस ने और आगे अपनी जांच बढ़ाई कि आखिरकार दूल्हे से उस आदमी का जो होम थिएटर खरीद कर गिफ्ट पैक कराकर वहाँ तक उसने स्थापित किया जहाँ ये ब्लास्ट हुआ, तो इसमें क्या संबंध है इसका। तो पुलिस के सामने धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। पुलिस की जांच में ये पता लग गया कि संजू मरकाम का ललिता धुर्वे, जिसकी शादी हेमेंद्र से हुई थी, उनके पहले से प्रेम संबंध थे, वही पास का रहने वाला था। बाद में इस प्रेम संबंध के बाद में ललिता की शादी हेमेंद्र से तय हो गई। इसी रिश्ते को लेकर हेमेंद्र और सरजू के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई थी। सरजू या संजू बार बार ये कह रहा था तुम शादी के लिए मना कर दो, लेकिन उसने कहा नहीं, घर परिवार के लोगों ने शादी तय की है, मैंने तो की नहीं है और मैं ऐसे मना करके अपने परिवार की बेइज्जती नहीं कराऊंगा। और इसी नाराज़गी में ये वारदात को अंजाम दिया गया। ये बात तब खुली जब 5 अप्रैल को संजू या सरजू ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसके पास से कई चीज़ें बरामद हुईं। पुलिस के मुताबिक उसकी निशानदेही पर विस्फोटक सामग्री से जुड़े शेष पदार्थ जो उसमें लगाए गए थे, उसका जो बचा हुआ हिस्सा था, रस्सी, स्क्रू ड्राइवर, होम थिएटर की रसीद और मोटरसाइकिल सहित बहुत से सामान जब्त किए गए। वो ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया जो जिलेटिन रॉड है और बारूद, ये सब भी उसके पास से बरामद हो गया। अब पुलिस को इन सारी कड़ियों को जोड़ना था। कड़ियाँ जैसे जो होम थिएटर था उसका ख़रीदा जाना, उसका फिर रैपिंग कराना गिफ्ट पैक की तरह, फिर उसको वहाँ तक पहुँचाना जहाँ ब्लास्ट हुआ है, फिर जो इन लोगों के बीच टेलीफोनिक बात या विवाद हुआ था उसको उस सिलसिले में उसको कहाँ फिट बैठाना है। तो ये सब करना पुलिस के लिए अब सिर्फ यही काम बाकी था। पुलिस ने सरजू के दोस्त यशवंत धुर्वे से पूछताछ की। यशवंत ने पुलिस को बताया कि संजू को वो बचपन से जानता है और दोनों अगल बगल गांव के रहने वाले हैं। घटना से करीब 1-2 दिन पहले सरजू ने उसे फ़ोन करके अक्कलपुर में एक शादी में जाने की बात कही थी। इसके बाद संजू बाइक से उसके घर पहुंचा। यशवंत के मुताबिक
बाइक की टंकी और हैंडल के पास एक कार्टन रखा गया था जिसमें होम थिएटर था। सुरेश चक्रवर्ती की दुकान से होम थिएटर को गिफ्ट की तरह पैक कराया गया था। इसके बाद सरजू उसे लेकर मड़ई बस स्टैंड पहुंचा मोटरसाइकिल से। यशवंत के मुताबिक शादी वाले घर से कुछ पहले सरजू ने बाइक रोक दी। उसने यशवंत को वहीं रुकने के लिए कहा और खुद पैकेट लेकर शादी वाले घर की तरफ चला गया। करीब 4-5 मिनट बाद फिर वो गिफ्ट पैक लेकर वापस आ गया और उसने बताया कि घर में पैर धोने वाली रस्म चल रही है, थोड़ी देर बाद जाऊंगा। कुछ देर बाद वो फिर गिफ्ट पैकेट लेकर घर की तरफ गया। सरजू के होम थिएटर का पैकेट आंगन में जहां गिफ्ट के और सामान रखे हुए थे वहीं ले जाकर उसे भी रख दिया। इसके बाद दोनों वहां से निकलकर अक्कलपुर चले गए। कुछ दिन बाद यशवंत को ये पता लगा कि वो जिस घर में सरजू के साथ गया था उसी घर में उसी होम थिएटर से विस्फोट हुआ है। खैर, जांच में सीसीटीवी फुटेज की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसमें वो सबूत मिले, एक दुकान के, एक थिएटर जहां से खरीदा गया उसका। ये दोनों सीसीटीवी फुटेज ये विवेचना का पार्ट बने। इसके बाद दोस्त यशवंत के बयान की जांच की अगली कड़ी से उसको जोड़ा गया। पुलिस ने सरजू और हेमेंद्र के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल की भी जांच की और हेमेंद्र और सरजू के बीच हुए विवाद और कथित प्रेम संबंध की जांच से इन दोनों को जोड़ दिया गया कि हेमेंद्र से जो उसकी शादी तय हुई थी उसको लेकर वो बहुत नाराज़ था। जांच से सामने आया कि सरजू ने पहले इंदौर और धार क्षेत्र में ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग से जुड़े काम करने वाली कंपनियों में काम किया है। मैंने आपको बताया कि वहाँ आसपास बहुत ढेर सारी जो कटनी मार्बल की खदानें हैं जहाँ बड़े बड़े चट्टानों को ड्रिल करके और उसमें ब्लास्टिंग मटेरियल डाल के ब्लास्ट किया जाता है और फिर बड़ी बड़ी पत्थर काटने वाली आरियों से उनकी संगमरमर जैसी शीट बनाई जाती है। खैर, एक कंपनी के संचालक सुमन कौशिक का भी बयान पुलिस ने अंकित किया जिसमें उसने बताया कि सरजू ने वर्ष 2016 में धार जिले के राजगढ़ क्षेत्र में एक ड्रिलिंग कंपनी में काम किया था और ब्लास्टिंग का काम भी यही देखता था सरजू। उसके बाद 2017 में उसने उसकी कंपनी में यानी सुमन कौशिक की कंपनी में 1 साल तक ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर के रूप में काम किया। काम के दौरान सरजू ऐसे लोगों से संपर्क में रहा जिन्हें इस प्रक्रिया का यानी बारूद लगाकर उसमें विस्फोट करने वाली प्रक्रिया का गंभीर अनुभव था। मुकदमे के दौरान सरजू ने खुद को निर्दोष बताया और आरोपों से इनकार किया। बचाव पक्ष भी धमाके की दूसरी संभावनाओं और जांच की कड़ियों पर बराबर सवाल उठाता रहा, लेकिन अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने एक के बाद एक जो सबूत रखे वो अकाट्य थे। मेडिकल रिपोर्ट, घटनास्थल से जब्त हुई होम थिएटर की खरीद से जुड़े दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और गवाहों के बयान से ये केस बहुत मजबूत हुआ। करीब 3 साल से ज़्यादा समय तक चलने वाले मुकदमे के बाद आखिरकार 14 अगस्त 2026 को अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने धमाके में हेमेंद्र और उसके भाई राजकुमार की मौत के मामले में सरजू को दोषी माना। 5 अन्य लोगों के घायल होने से जुड़े तथ्यों के जुड़े हत्या के प्रयास के मामलों में भी उसे दोषी ठहराया गया। अदालत ने सरजू को दो उम्र कैद, दोहरी उम्र कैद की सज़ा सुनाई। 5 हत्या के प्रयास के मामलों में भी उसे उम्र कैद की सज़ा दी गई। साथ ही उसके प्राकृतिक जीवन के अंत तक जेल में रहने के निर्देश भी दिए गए। आज की घटना, देखिए, आज की घटना किसी फिल्मी पटकथा की तरह है। जो लोग फिल्में देखने जाते थे, जब ये फिल्में थिएटर में लगा करती थी, आजकल तो मल्टीप्लेक्स में लगने लगी। पहले सिर्फ सिनेमा के पर्पज़ से सिनेमा घर हुआ करते थे और वहाँ फिल्में देखने का एक अलग मज़ा आता था लोगों को। और ये दौर तब था जब ये OTT प्लेटफॉर्म आए हैं, उसके पहले का।
तो लगभग हर फिल्म में नाकाम आशिक का एक डायलॉग जरूर बोला जाता था, जो बहुत आम हो गया था। और आज भी गली मोहल्ले के सड़क छाप आशिक इस डायलॉग को बोलते हैं कि अगर वो मेरी ना हुई तो मैं किसी और की नहीं होने दूंगा। फिल्मों के देखने वाले, जो फिल्में में जिनकी रुचि रहती है, उनको पुराने समय की फिल्मों की याद करें। ये डायलॉग लगभग हर फिल्म में एक नाकाम आशिक बोला करता था। और पटकथा अगर इस तरह से लिखी गई है कि प्रेमिका की शादी तय होने के बाद कहीं पुराने, मतलब इस प्रेमी और प्रेमिका की मुलाकात हो जाती है, तो प्रेमी भी एक ही डायलॉग बोलता था। कहता था कि तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें भी किसी और की नहीं होने दूंगा। बड़ा प्रचलित डायलॉग है। फिल्में देखने वाले इन सबको उनको सब कुछ यही सब कुछ याद होगा, ये डायलॉग भी याद होगा, और इस घटना में भी यही हुआ। पर ऐसा बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हुआ। होम थिएटर का शादियों में उपहार देने का चलन है, पहले तो ये आइडेंटिफाई किया गया। फिर उसके बाद जो प्रेमी था उसको पत्थरों में ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का अनुभव था, वो उसी में काम करता था। मध्य प्रदेश में बालाघाट के आसपास के तमाम ज़िलों में ये ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का काम होता है, जिनसे कटनी मार्बल निकाला जाता है चट्टानों में ब्लास्ट करके। वो राजस्थान के मकराना मार्बल से अलग होता है, उससे थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन उससे ज़्यादा खूबसूरत होता है, ज़्यादा चिकना होता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और बहुत चमकदार होता है। और ऐसी सब जगहों पे कटनी मार्बल इस्तेमाल किया जाता है जहाँ राजस्थान के मकराना या दूसरे मार्बल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो खैर, उसमें रॉक में ड्रिल करके जिलेटिन रॉड डालकर ये भी ब्लास्ट किया जाता है मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों ने। और सरजू भी यही काम करता था और इसी काम में वो दक्ष था। उसने इसी जिलेटिन रॉड और देशी बारूद का मिश्रण करके होम थिएटर में लगाया। लंबे लंबे स्पीकर होते हैं उसमें, होम थिएटर में बॉक्स लंबे लंबे होते हैं, स्पीकर लगा होता है। उसमें पर्याप्त जगह होती है ऐसी जिलेटिन रॉड और बारूद के मिश्रण को रखने की। और जैसे ही ये सर्किट पूरा करके उसे ऑन किया गया, वो ब्लास्ट हो गया। एक लापरवाही दूल्हे के परिवार वालों से भी हुई थी। जैसे कोई गिफ्ट पैक दे गया और पूरे घर को इसकी जानकारी नहीं हो पाई कि ये कहाँ से आया। ये उनकी पार्ट पे लापरवाही है। सामान्य रूप से गिफ्ट बॉक्स में गिफ्ट देने वाले के नाम का कार्ड लगाया जाता है, घर वाले उसे लिखते हैं। लेने वाले ने या अगर चुपचाप से रख दिया था तो उस पर ध्यान देना चाहिए था कि किसने दिया है। नहीं कार्ड लगा था तो पूछना चाहिए था कि भैया कहाँ से आए हो, तो वो नाम बताता अपना। शादी या एनिवर्सरी या किसी अन्य आयोजन में दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक उपहारों को जब तक कन्फर्म ना कर लें कि किसने दिया है, तब तक उसका उपयोग या उसे खोलना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत से तरीके नेट पर उपलब्ध हैं जिसमें इस तरह के इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपहारों के साथ घर वालों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए ये सावधानी सभी को रखनी चाहिए, क्योंकि नेट पे ये सारे तरीके, सैकड़ों तरीके इस तरह के गिफ्ट के सिलसिले में दिए हुए हैं। कोई इनका इस्तेमाल कर सकता है। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।